नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आपके लिए आज ये 5वां पेपर है और आपके 5वें पेपर का नाम है हिंदी भाषा शिक्षण व प्रवीणता। तो ये आपका हिंदी पेडागोजी का पेपर है, जिसके अंतर्गत आपको शिक्षण विधियों से संबंधित और आपको बहुत सारे जो शिक्षा दार्शनिक थे, ठीक है ना, उनके आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पर विचार मिलेंगे। तो चलिएगा, आज हम शुरू करते हैं। और ये पेपर आपका 60 नंबर का लगेगा साथियों। कितने नंबर का है? 60 नंबर का पेपर है। और इस 60 नंबर के पेपर में से आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंतर्गत 24 नंबर का मैटर मिलेगा। इसमें मैं आपको तीसरी यूनिट और चौथी यूनिट के बारे में बताऊँगा। पहले तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। 12-12 नंबर की है, ठीक है ना। यूनिट नंबर 1 और 2 ये तो आपकी 5-5 नंबर की है, ठीक है ना। उसके बाद में आपकी यूनिट 3 से लेकर के और यूनिट नंबर आपकी 6 तक आपकी 12-12 नंबर की है। और 7वीं यूनिट आपकी कितने की है? 8 नंबर की। इस तरीके से आपके टोटल 60 नंबर होते हैं। और अगर आप इन मुख्य प्रश्नों को पढ़ करके जाएंगे तो साथियों आपका आसानी से पेपर पास हो जाएगा और आपके अच्छे नंबर भी आएंगे। आपने देखा होगा कि हमारा पहला प्रश्न जो पत्र जो है, बिल्कुल यहाँ से लगभग 80% प्रश्न पेपर में फंसे थे, जैसा कि आप लोगों को मैंने स्क्रीनशॉट डाला है। आप सभी साथी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलेगी साथियों, अदरवाइज़ आपको कहीं से नहीं मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और अपनी तैयारी को बरकरार रखिएगा। और चलते हैं आज के हम इस पेपर की तरफ। और आपको यहाँ पर तीसरी यूनिट आती है आपकी मौखिक अभिव्यक्ति से रिलेटेड, ठीक है ना। आपको मौखिक अभिव्यक्ति से संबंधित यहाँ पर आपको मुख्य मुख्य प्रश्न बताए जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों से। तो सबसे पहले आपको प्रश्न याद रखने, केवल मुख्य मुख्य प्रश्न बताऊंगा जी, ठीक है ना। चलिएगा, अगला पहला प्रश्न आपका यही है कि छात्र वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेता है, यह अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन किस उद्देश्य की पूर्ति को कर रहा है? तो याद रखेंगे किसको कर रहा है? अभिव्यक्ति उद्देश्य की पूर्ति को कर रहा है। सीखने की प्रक्रिया में बालक सर्वप्रथम क्या करता है? तो भैया वो सबसे पहले सुनना सीखता है। अगला प्रश्न है कि बंगला भाषाभाषी हिंदी के शब्द भजन को भोजन जैसा उच्चारण करते हैं, तो ये किसका कारण है? ये हमारा क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है साथियों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम। और अगला प्रश्न है कि शब्द भंडार में वृद्धि करने की प्रमुख विधि कौन सी है? तो याद रखेंगे वार्तालाप है। अगला प्रश्न है कि मौखिक अभिव्यक्ति का सबसे प्रमुख लाभ कौन सा है? भाषा कौशल को बढ़ाना। और प्रश्न 2 बार पूछा जा चुका है साथियों। अगला प्रश्न है कि बाल साध से क्या अर्थ है? बाल साध का मतलब क्या होता है? तो शिशु की जो पहली किलकारी होती है साथियों, उसको क्या कहते हैं? बाल साध कहते हैं। प्रश्न 2016 में पूछा गया है। अगला प्रश्न आपका है कि यहाँ पर कि छात्रों को भाषण देने की शुरुआत की जाती है, तो कक्षा 3 से ही शुरुआत कर दी जाती है। मौखिक अभिव्यक्ति का आधार कौन सा है साथियों? तो बोलना इसका मौखिक आधार है। प्रश्न 2017 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि मैं आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर हूँ, यह कथन किस प्रकार की भाषा का सूचक है? तो साथियों यह मुहावरेदार भाषा का सूचक है। सभी प्रश्नों को आप लोग एक बार रिवाइज करके जाएंगे, छोटे प्रश्नों को अच्छे से पढ़ के जाएंगे। आपको यहाँ पर लगभग 7 से 8 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में। आपको ये तो बिल्कुल गलत करके नहीं आने। अगला प्रकार है कि भाई अगला क्वेश्चन ये है आपका कि मौखिक एवं लिखित रूप किसके माने जाते हैं? तो साथियों मौखिक और लिखित रूप आपके भाषा के माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आंसर है। आत्मदर्शन प्रदर्शन की, नवीन अनुभव प्राप्ति की और सामूहिक विकास की, यानी उपरोक्त सभी आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, ये प्रश्न आप लोगों को रट के जाना है कि मौखिक अभिव्यक्ति में या मौखिक कार्य में सबसे बड़ा साधन या महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? वार्तालाप का होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, संक्षेपीकरण हेतु आवश्यक नहीं है, तो आपको सार लेखन में संक्षिप्तीकरण में कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी का आपको व्याख्यान, पुनरावृत्ति और उद्धरण, इन सभी की संक्षिप्तीकरण में आवश्यकता होती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, ये देखिएगा,
बच्चों को बातचीत का मौका देने से क्या फ़ायदा होता है? तो वे अपने अनुभव तथा विचारों को प्रकट करने में सक्षम हो पाते हैं। अगला प्रश्न यही है, पहला प्रश्न तो आपको यही याद रखना है कि मौखिक अभिव्यक्ति से क्या तात्पर्य है। तो अर्थपूर्ण शब्दों के नियोजित व नियंत्रित विचारों का बोल करके प्रकट करना, यानी कि अर्थपूर्ण शब्दों को नियोजित व नियंत्रित करके विचारों को बोल करके अगर हम प्रकट करते हैं, वही हमारी मौखिक अभिव्यक्ति है। ठीक है ना साथियों। अगला प्रश्न है, ये देखिए, स्कूल में आते समय बच्चों को किन औपचारिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है? तो स्कूल में आते ही बच्चों को कई तरह की औपचारिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसे सुबह की प्रार्थना में भाषण सुनना, सवालों के उत्तर देना, पूरी कक्षा में दिए गए निर्देश सुनना, समझना सबसे महत्वपूर्ण है, उनका पालन करना और समूह में किसी मुद्दे पर चर्चा करना, ये सभी उसके लिए नए और कभी कभी असहज भी लगते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपका ये है, निशान लगा हुआ है कि भाषा में मौखिक आत्म प्रशासन के कोई 4 लाभ बताइए। तो पहला लाभ है हमारा अधिगम की सुगमता होती है, सजीव भाव प्रकाशन की उपयोगिता होती है, मानसिक बौद्धिक विकास का साधन होती है और लिखित अभिव्यक्ति और रुचि में वृद्धि करती है। क्या? मौखिक आत्म प्रकाशन। ओके। अगला प्रश्न है कि मौखिक भाषा शिक्षण के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। स्वाभाविक रूप से बोलने की योग्यता प्राप्त करना और पूछे गए प्रश्नों का शुद्ध व स्पष्ट उत्तर देने की क्षमता प्राप्त करना। साथियों, अगर आप लोग यहाँ से इस वीडियो को अगर देख कर जाएंगे, तीनों वीडियो को, यहाँ पर मैं इस वीडियो को 3 पार्टों में कराऊंगा इस पेपर को, और तीनों पार्ट आपको अच्छे से देखने हैं। पूरा वीडियो को देखा करो, आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। मुख्य प्रश्न ही केवल पढ़ के जाने, फालतू आपको कुछ नहीं पढ़ना है। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की विशेषताएं लिखिए। तो मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की विशेषता साथियों 2019 में ये प्रश्न आ चुका है और आपका राइट आंसर क्या होगा? पहली विशेषता है स्वाभाविकता, दूसरी स्पष्टता, तीसरी विशेषता है बोधगम्यता, चौथी विशेषता है सर्वमान्य भाषा, पांचवी विशेषता है मधुरता और छठवीं विशेषता है शिष्टता। ठीक है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, याद रख लीजिए आप लोग इसको। अगला प्रश्न देखिएगा, मौखिक रचना व वार्तालाप का अभ्यास कराने के लिए किन किन साधनों का प्रयोग कर सकते हैं? तो नंबर 1 है चिन्हों का प्रयोग, नंबर 2 कहानी कथन, नंबर 3 कहानी श्रवण, नंबर 4 अभिनय और नंबर 5वां साधन है हमारा वाद विवाद प्रतियोगिता। ठीक है, ये मौखिक रचना और वार्तालाप का अभ्यास करने के साधन है, अच्छे से याद करके जाना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। ये लीजिएगा कि मौखिक अभिव्यक्ति को उभारने के लिए किन किन विधाओं का उपयोग किया जाता है? तो ये प्रश्न आपको रट के जाना है। स्पष्ट निर्देशन, अवधारणा के मौखिक रूप को समझाना, विचारों को अभिव्यक्त करना और विचारों को समूह में व्यक्त करना। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, समूह चर्चा की प्राथमिक कक्षाओं के लिए किन्हीं 4 विधियों को या गतिविधियों को अपनाइए। तो पहली हमारी चित्र बनाना, दूसरी है छोटे छोटे विषयों पर वार्तालाप करना, नंबर 3 है कहानी कथन, नंबर 4 है कहानी सुनाना, कविता पाठ एकांकी वाचन। प्रश्न अच्छा है, 2019 में आया है कि भाषा व संवाद में क्या संबंध है? तो संवाद से बालक की भाषा का विकास होता है। औपचारिक बातचीत संवाद है, बालक पहले संवाद करता है, बाद में औपचारिक भाषा का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है, ये लीजिए, प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षण में बाल गीतों का क्या महत्व है? तो भाषा विकास में बाल गीतों का महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें बालक भाषा संरचना, शब्द की सही उच्चारण और सही प्रयोग करना सीख लेता है। अगला प्रश्न है कि भाषा की अभिव्यक्ति में जीवन में क्या योगदान है, यानी अभिव्यक्ति का या मौखिक अभिव्यक्ति का जीवन में क्या योगदान है? तो आपको प्रश्न पढ़ के जाना है, बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। ठीक है ना, चलिएगा लाइक ठोकिएगा सभी एक बार, सभी विद्यार्थी। बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे। अभिव्यक्ति का जीवन में क्या महत्व है? तो जीवन में सुख शांति के लिए अभिव्यक्ति का होना आवश्यक है। मनुष्य को अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने का अवसर नहीं मिले तो वह अशांत रहता है, उसके मन में कुंठा जागृत हो जाती है और वह अंत में अस्वस्थ हो जाता है।
मनुष्य अपने विचार व्यक्त नहीं कर सके तो उसका जीवन निरस हो जाता है, उसमें आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। अतः व्यक्तित्व के विकास के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए जीवन में शांति और सुख की अभिव्यक्ति होना आवश्यक है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको पढ़ के जाना है। ये अभिव्यक्ति की उपयोगिता निम्न प्रकार से होती है कि विचारों के आदान प्रदान द्वारा उत्तेजित भावनाओं को शांत कर समाज में शांति और संतुलित बनाए रखने के लिए अभिव्यक्ति आवश्यक है। मनुष्य अपने गुणों तथा अपनी योग्यताओं का प्रकाशन कर आत्मसंतुष्ट होता है और आत्मसंतोष के लिए अभिव्यक्ति बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अभिव्यक्ति से व्यक्ति का विकास होता है, बालक की योग्यता का और उसकी विशिष्ट कला का प्रदर्शन होता है। इस तरीके से आप लोग इस प्रश्न को पढ़ के जाएंगे। चलिएगा, अगला प्रश्न है कि मौखिक अभिव्यक्ति शिक्षण के क्या उद्देश्य है। साथियों, आपको वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना है इस प्रश्न के ऊपर, प्रश्न आ जाएगा पक्का। चलिए, पहला उद्देश्य पढ़ते हैं कि शिक्षार्थी शुद्ध, स्पष्ट, स्वाभाविक और प्रभावयुक्त वाणी में वार्तालाप एवं भाषण की क्षमता अर्जित कर सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि भाव अनुकूल, आरोह अवरोह, बल और अनुतान का ध्यान रखते हुए मौखिक अभिव्यक्ति कर सकेंगे। मानक भाषा में सहज भाव से अपनी बात प्रस्तुत कर सकेंगे। उचित एवं अवसर अनुकूल भाषा शैली का प्रयोग कर सकेंगे। आत्मविश्वास, अपेक्षिता, हाव भाव सहित बोलने में निपुण हो सकेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। अगला प्रश्न है, ये लीजिए, अगला प्रश्न है कि मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए आप पाठ्य पुस्तकों से किस प्रकार से मदद लेंगे। तो याद रखना कैसे लेंगे, ध्यान रखिएगा कि पाठ्य पुस्तक के बालगीत कंठस्थ कर उन्हें लय, गति, यति के अनुकूल तरीके से प्रस्तुत करेंगे। अगला पॉइंट है कि पाठ्य पुस्तक में कई प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से देने होते हैं, उनका उपयोग करना चाहिए। पाठ्य पुस्तक में रंगीन चित्र का वर्णन कर सकते हैं, रंगीन चित्र, मौखिक वर्णन करना, चित्र वर्णन आदि करना। पाठ्य पुस्तक की कहानियाँ, पहेलियाँ, सूक्तियाँ आदि को मौखिक रूप से प्रस्तुत करेंगे। आदर्श वाचन में पाठ्य पुस्तक के द्वारा ध्वनियों का उच्चारण का बोध किया जा सकता है और अनुकरण वाचन में गतिपूर्वक शुद्ध वाचन के लिए पाठ्य पुस्तक का उपयोग किया जाता है। इस तरीके से आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला पॉइंट ये है, बहुत अच्छा प्रश्न है, लिखिएगा आप लोग इस प्रश्न को कि स्कूल आने से पूर्व बच्चे की भाषा पर टिप्पणी लिखिए या बच्चे में मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के विभिन्न चरणों का उल्लेख कीजिएगा। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलिए, इस प्रश्न को आप लोग कैसे पढ़ेंगे कि बच्चा जब पहली कक्षा में आता है तो वह अपनी भाषा में काफ़ी परिपक्वता रखता है या होती है, यानी वह अपनी भाषा में संप्रेषण के मूल रूप का उपयोग कर सकता है। वह विभिन्न चरणों से गुजरते हुए अपने मुकाम तक पहुँच जाता है। पहला चरण उसकी अपनी अभिव्यक्ति भाषा यानी वे इशारे और ध्वनियाँ हैं जो 5-6 महीने की उम्र में से लगभग 2 वर्ष तक अपने करीबी लोगों के साथ में उपयोग करता है। उसके आसपास के लोग इस भाषा को समझने भी लगते हैं। दूसरा चरण है कि वह अपने संक्रमण काल का होता है, जब वह अपनी भाषा के साथ साथ अपने परिजनों की भाषा भी सीख रहा होता है। यह समय लगभग 15 महीने की उम्र से लेकर के 30 महीने की उम्र तक का होता है। 3 से 4 वर्ष तक की अवस्था तक वह अपनी मातृभाषा पर काफ़ी अधिकार कर चुका होता है। इस तरीके से आपको ये प्रश्न पढ़ के जाना है। अगला प्रश्न देखिएगा, ये नहीं है इम्पोर्टेंट। हाँ जी, प्रश्न लगाइए, मोस्ट प्रश्न है, शब्द और अर्थ एक दूसरे के पूरक है। इस कथन के आधार पर शब्द शक्ति और उसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। व्याकरण से रिलेटेड है, आपको शब्द शक्तियाँ पूछी गई है, कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो शब्द शक्तियाँ किसको कहते हैं। भाषा का निर्माण वाक्यों से होता है, वाक्य बनते हैं शब्दों से। शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। हर शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, गुण आदि का बोध करवाता है। जैसे पुस्तक, हंसना, रमेश आदि शब्दों को सुनते ही हमारे मस्तिष्क में इनका अर्थ उभरने लगता है, एक प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है ना। शब्द व अर्थ एक दूसरे के पूरक हैं और अर्थ के बिना शब्द निरर्थक है, वही बिना शब्द के अर्थ भी संभव नहीं है। हर शब्द के अर्थ को जानने के लिए एक प्रक्रिया है जिसको हम क्या कहते हैं, शब्द की शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। चलिएगा, यहाँ पर अब हम बात करते हैं अभिधा शब्द शक्ति के बारे में। अभिधा शब्द शक्ति होती है वो शब्द के वाच्य अर्थात मुख्य अर्थ का बोध करवाती है। ठीक है ना। और ये वाच्यार्थ सुनते या पढ़ते ही सीधे सीधे समझ में आ जाती है। तो आपने अभिधा शब्द शक्ति के उदाहरण आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर।
इस तरीके से आपको अभिधा शब्द शक्ति को पढ़ के जाना है, ठीक है ना। उसके बाद में आती है अपनी लक्षणा शब्द शक्ति, ठीक है ना। ये शक्ति जो है आपके लक्ष्य के अर्थ को प्रकट करती है, ठीक है ना। इसमें मुख्य अर्थ लागू नहीं होता, केवल बाधित होता है। ऐसी स्थिति में पाठक के श्रोता द्वारा उसके स्थान पर उससे मिलता जुलता दूसरा अर्थ ग्रहण कर लेता है, ठीक है। तो ये पढ़ के जाना है। और तीसरी शब्द शक्ति हमारी व्यंजना, ठीक है ना। इस व्यंजना को भी तो आपको शब्द शक्ति प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से याद करके जाना है। चलिए अगला प्रश्न है कि आकलन की आवश्यकता पर प्रकाश डालिएगा। 2017 में आया प्रश्न, याद रखना है इसको भी। अच्छा जी, क्या होता है कि भिन्न भिन्न विषयों में जब एक अवधि विशेष में प्रगति और उसके आने वाले परिवर्तनों का पता लगा सकते हैं। बच्चे की अभिव्यक्ति, व्यक्तिगत व विशेष ज़रूरतों को पहचानना, अधिक उपयुक्त तरीकों के आधार पर अध्यापन व सीखने की स्थितियों की योजना बनाना, कोई बच्चा क्या कर सकता है क्या नहीं, ठीक है ना, उसकी किन किन चीज़ों में विशेष रुचि है, वह क्या करना चाहता है, इस सब के बारे में पता लगाना। बच्चों को कुछ प्राप्त कर पाने की भावना के विकास को प्रोत्साहन करना, कक्षा में चल रही सीखने सिखाने प्रक्रिया को बेहतर बनाना और बच्चों के प्रगति के प्रमाण पत्र तय कर पाना, उन्हें अभिभावकों तथा दूसरों तक संप्रेषित करना। अगला प्रश्न है आपका, ये देखिएगा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट लगाएंगे आप लोग इसको। चलिएगा, मोस्ट प्रश्न है ये, ठीक है। मौखिक अभिव्यक्ति के सैद्धांतिक पक्ष को समझाते हुए स्पष्ट कीजिए कि मौखिक अभिव्यक्ति से क्या आशय है। यहाँ पर दो चीज़ पूछी गई, एक तो मौखिक अभिव्यक्ति की परिभाषा जो आपने पहले पढ़ा दी मैंने, ये वही परिभाषा है। उसके बाद इसका सैद्धांतिक पक्ष क्या है, ठीक है ना। मौखिक अभिव्यक्ति किसको कहते हैं कि जब मनुष्य अपनी हाव भाव और विचारों को बोल करके किसी दूसरे के सामने प्रकट करता है तो यही आपकी क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति है। और जब लिख करके विचारों को प्रकट करता है तो वो हमारी लिखित अभिव्यक्ति होती है। ये दो प्रकार की होती है साथियों, लिखित और मौखिक। मौखिक का मतलब बोलकर अपने विचारों को प्रकट करना और लिख कर अपने विचारों को प्रकट करना, लिखित अभिव्यक्ति। ओके, यहाँ पर ये कथन आपको याद रखने। प्रोफेसर रमन बिहारी लाल लिखते हैं कि मानव अपने हृदय के भावों को प्रकट करने के लिए जिस ध्वन्यात्मक संकेत साधन का प्रयोग करता है उसे हम क्या कहते हैं, मौखिक भाषा या मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। रायवर्न क्या कहते हैं कि भाषा शिक्षा का प्रारंभ कार्य विशृंखलित विचारों को श्रृंखलित करने का व बालकों की मौखिक अभिव्यक्ति बढ़ाने का होता है, क्योंकि व्यक्तित्व विकास के लिए सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली मौखिक अभिव्यक्ति अत्यंत आवश्यक है। तो ये प्रश्न भी आपको पढ़ के जाना है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि मौखिक अभिव्यक्ति विकास के लिए एक भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए। ये दोनों प्रश्न बहुत बढ़िया है साथियों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को आप लोग रट के जाना है। अब इसके अंतर्गत एक तो होती है कौन कौन सी क्रिया करनी चाहिए मौखिक अभिव्यक्ति विकास के लिए। एक तो औपचारिक बातचीत करनी चाहिए, पॉइंट बता रहा हूँ, पॉइंट आपको बाद में याद करने। कहानी कथन करना चाहिए, उसके बाद किसी घटना के बारे में विस्तार से बताना चाहिए। ओके, अगला पॉइंट है चित्रों का वर्णन करके बच्चों को भाषा शैली सिखानी चाहिए और भाषण की अभिव्यक्ति को भी बच्चों के माध्यम से बताना चाहिए। वाद विवाद के माध्यम से भी हम बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति का विकास कर सकते हैं। ओके, और अच्छा प्रश्न मोस्ट है ये, इस बार आएगा, 2019 में आया था ये। ओके, कि मौखिक अभिव्यक्ति के पहलुओं को स्पष्ट कीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति के पहलू कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट है आपको अनुभव विस्तार, दूसरा है व्याकरण सम्मत शुद्ध भाषा। ये पॉइंट मैं केवल बता रहा हूँ, बाकी का आपको पूरा विस्तार से याद करना है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। स्वाभाविक एवं स्पष्टता, विचार क्रमबद्धता, सशक्तता और प्रभाव, ठीक है ना। ये मौखिक अभिव्यक्ति के पहलू हैं साथियों, इनको आपको समझना है। अगला पॉइंट है सातवां कि अवसर अनुकूलता, प्रभाव उत्पादकता। ओके, ये याद आपको रखने हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका है, देखिएगा, वार्तालाप की विशेषताएं। अच्छा पॉइंट है, प्रश्न अभी तक एक बार भी नहीं पूछा है और आपसे इस बार आने की पूरी संभावना है साथियों कि आपको मौखिक अभिव्यक्ति में वार्तालाप का सर्वाधिक महत्व है। वार्तालाप की विशेषताएं बताइए। तो देखिएगा, वार्तालाप की विशेषता पढ़ लीजिएगा। बौद्ध में भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, पहली चीज़। फिर उसके बाद में वार्तालाप में स्पष्टता होनी चाहिए, वार्तालाप में माधुर्यता का भाव होना चाहिए, भाषा का प्रभाव उत्पादक होना चाहिए, प्रभावशील भाषा के साथ में बोलना चाहिए, सर्वमान्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए,
भाषा के अंतर्गत गतिशीलता होनी चाहिए, शिष्टाचार के साथ बात करनी चाहिए, स्वाभाविकता के साथ बात करनी चाहिए। उसके बाद अवसर अनुकूलता के साथ भाषा का प्रयोग करें और उच्चारण की शुद्धता व स्पष्टता रखें। तो ये प्रश्न आपको पढ़ के जाना है, अच्छा प्रश्न है, ठीक है, थोड़ा लेंथी है, निबंधात्मक है। और ये इस यूनिट का अंतिम क्वेश्चन है कि विद्यार्थी शिक्षक द्वारा स्वयं की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास एवं बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए कौन कौन सी गतिविधि करनी अपेक्षित है। तो साथ ही ये प्रश्न 2016 में आ चुका है। अब सबसे पहले तो आपको करना है कि मौखिक अभिव्यक्ति विकास के लिए क्या क्या करना चाहिए। कि देखिएगा, छात्राध्यापक को स्पष्ट निर्देश देने व समझने की क्षमता का विकास करना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी है कि अवधारणाओं को मौलिक रूप से समझना चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा कि विचारों को विभिन्न समूहों के सामने प्रस्तुत करने की क्षमता का विकास करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि विचारों को विभिन्न संदर्भों में प्रभावी ढंग से विविध रूपों में अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद देखी व सुनी पढ़ी हुई सामग्री को समालोचनात्मक रूप से संक्षिप्त व विस्तृत रूप से व्यक्त करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। और ये मौखिक अभिव्यक्ति के विकास की क्षमता के क्रियाकलाप है, जो भी आपको याद करना है अगर निबंधात्मक प्रश्न में पूछा जा रहा है तो। चलिएगा, और आपका अब अगला यूनिट आता है। अगला यूनिट है आपका, यहाँ से पढ़ेंगे इस यूनिट नंबर 4 को। हमने पहले पढ़ा था मौखिक अभिव्यक्ति, और अब अगली यूनिट आती है हमारी नंबर 4। ये भी 12 नंबर की है, और पढ़ना व सीखना किस तरीके से सीखते हैं। चलिएगा, पठन ऐसी क्रिया है जिसमें बालक अभ्यास से प्राप्त करता है, ठीक है। प्रश्न 2 बार पूछ लिया है। सुनकर पहचानने की क्षमता का मूल कारण क्या है। ध्वनि बिंब है, ओके। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न यह है कि वाचन वह क्रिया है जिसमें प्रतीक ध्वनि व अर्थ साथ साथ चलते हैं। यह परिभाषा किसकी है। तो डॉक्टर राम शुक्ल पांडे की है। किसकी है। डॉक्टर राम शुक्ल पांडे की, याद रखना पूरा नाम। अगला प्रश्न है आपको, ये लीजिएगा, मौन पठन में मानसिक क्रिया का सबसे प्रमुख पक्ष क्या है। सबसे प्रमुख पक्ष साथियों एकाग्रता। और निम्न में से सही कथन क्या है। तो देखिएगा, अर्थ ग्रहण करके पढ़ना, यही सबसे बड़ा अच्छा सब कथन है। तो अक्षरों को पहचान कर पढ़ना ये कोई खास नहीं है। ध्वनि संकेतों का उच्चारण करना ये भी नहीं है। तो आपको बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अर्थ ग्रहण करके पढ़ना ही सबसे अच्छा पढ़ने का तरीका होता है। लो भाई, बच्चों की पत्रिका याद रखना, मोस्ट क्वेश्चन है ये, मोस्ट है। कौन सी है। बाल हंस है। कौन सी है। बाल हंस है, ओके। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में से शब्दकोश के अनुसार सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा। तो याद रखना कौन सा आएगा। सुवर्ण आएगा यहाँ पर, क्योंकि से तो सब में समान है ना, ठीक है। तो इस तरीके से शब्दकोश के अनुसार कौन सा आएगा। सुवर्ण आएगा, ऐसे लगा लो आप लोग, सुवर्ण, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा। तो ये प्रश्न ऐसा पूछा जाता है, शब्दकोश के अनुसार सबसे अंत में आने वाला शब्द कौन सा है। मृण्मयी शब्द है। कौन सा है। मृण्मयी शब्द है। तो ऐसा प्रश्न आपको पूछा जाएगा शब्दकोश के अनुसार। लो भाई, अब हम सबसे पहले इन प्रश्नों को नहीं पढ़ेंगे, छोटे प्रश्नों को नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको सीधा डायरेक्टली और बड़े प्रश्न बता देता हूँ, और आपको मज़ा आ जाएगा बड़े प्रश्नों में। सबसे पहली चीज़ तो है कि पठन से क्या तात्पर्य है। किसी लिखित या मुद्रित पाठ्य पुस्तक को देखकर उसके भाव व आशय को पढ़ना या समझना पठन कहलाता है, ओके। पढ़ना एक एकाकी प्रक्रिया है, उसमें कई प्रक्रिया शामिल है, कैसे समझाइए। तो इस प्रश्न को भी आपको पढ़ के जाना है कि पढ़ना एक एकाकी प्रक्रिया है, कई भाषा प्रक्रिया शामिल होती है। जैसे 3 तरह के सब संकेत हमारे ध्यान में आते हैं। पहली चीज़ अक्षरों की आकृति और उनसे जुड़ी ध्वनियाँ, शब्दों के अर्थ, वाक्य विन्यास, ये 3 चीज़ें आपके जरूर होना चाहिए। पठन के स्तरों का उल्लेख कीजिए। पठन के कितने स्तर हैं। 4, ठीक है ना। पहला चित्र पठन, शब्द पठन, शाब्दिक पठन और चिंतनात्मक पठन व सृजनात्मक पठन, ये 5 अपने पठन के स्तर हैं। क्लियर। अगला प्रश्न है, पठन में अभिरुचि विकास के लिए अपने सुझाव दीजिए। तो पहले चित्र का पठन करेंगे, फिर
मौखिक वार्तालाप करेंगे, फिर दृश्य सामग्री का उपयोग करेंगे, श्रव्य दृश्य का, और लास्ट में है कठिन शब्दों का सरलीकरण करेंगे। सहस्वर वाचन के कोई 4 उद्देश्य बताइए भाई। सहस्वर वाचन के 4 उद्देश्य अच्छे से रट लो भैया, रट लो इसको, ठीक है ना। चलिए, कि सहस्वर वाचन छात्र की पठन की क्षमता का विकास करता है, ठीक है, या पता लगाता है। सहस्वर वाचन अशुद्ध व उच्चारित शब्दों का पता लगाता है। सहस्वर वाचन से पठन की गति और तारतम्यता बोध होती है, और सहस्वर वाचन से छात्र में आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। हिंदी व संस्कृत की लिपि क्या है भैया? लिपि का मतलब होता है साथियों उसका लिखित रूप। कौन सी है? देवनागरी, ठीक है ना। चलिए, बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस कविता के कवि कौन है? राजेश जोशी। अच्छा पॉइंट है, याद रख ले इसको, याद कर लेना भैया। कौन है बच्चे काम पर जा रहे हैं? ये राकेश जोशी है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है बटाऊ के गीत। राजस्थानी चर्चित कवि कौन है? तो बटाऊ के गीत ये किसने लिखे थे साथियों? ये पुस्तक किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया की। किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया की है। विश्व विरासत सूची में शामिल राजस्थान के कौन कौन से किले हैं? तो 6 किले आपको याद रखने हैं। अब मैं इनकी ट्रिक बता रहा हूँ साथियों, कौन कौन से हैं 6। देखो, आम, चीकू और गाजर। कौन से हैं 6? आम, चीकू और गाजर। अगर आपने ये ट्रिक याद रख ली तो 6 के 6 आपके विश्व विरासत सूची में शामिल किलों के नाम याद हो जाएंगे। आम का मतलब आमेर, ची का मतलब चित्तौड़गढ़, कू का मतलब कुंभलगढ़, और गा को मतलब गागरोन, और जय का मतलब जैसलमेर, और रे का मतलब रणथंभौर। यानी आम, चीकू, गाजर याद होना चाहिए। आमेर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर और रणथंभौर। क्लियर? चलिए, राजस्थान के किलों की विश्व विरासत सूची का दर्जा किसने और कहाँ दिया था? तो ये प्रश्न आपको याद रखना है। कंबोडिया के नगर नाहमपे में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने घोषणा की थी कि हमारे राजस्थान के 6 किलों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया जाना चाहिए, ठीक है। स्थान का नाम रखा कंबोडिया के नगर नामपे में, और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की सिफारिश पर, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है सगला साके और गीत गला में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार। अब आपको अनुप्रास ये अलंकार याद करके जाना है। अलंकार से प्रश्न आएगा, याद रखना, अलंकार से प्रश्न आएगा, ठीक है। चलिए, ये प्रश्न देखिए अगला। हिंदी साहित्य अकादमी उदयपुर की कौन सी मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है? साथियों याद रखना, हिंदी साहित्य अकादमी कहाँ पर है? पहले तो याद रखना उदयपुर में। पत्रिका निकलती कौन सी? मधुमती पत्रिका निकलती है। कौन सी निकलती है? मधुमती पत्रिका निकलती है। और आपसे पूछ ले इसका सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो मीरा पुरस्कार इसका सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों के लिए प्रकाशित होने वाली कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं? प्रश्न अच्छा है, याद रखेंगे। बालहंस, चंपक, पराग और चाचा चौधरी, ये 4 पत्रिकाओं के नाम याद रख लो साथियों। बस आपका प्रश्न आ जाएगा इनमें से कि बच्चों के लिए प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओं के नाम याद रखना है। बालहंस, चंपक, पराग और चाचा चौधरी। देखो और कहो विधि का उपयोग शिक्षण में किस तरीके से किया जाता है? तो भैया इस विधि में कार्ड बनाए जाते हैं जिस पर शब्दों से संबंधित चित्र बने होते हैं और उनके नीचे शब्द लिखे होते हैं। बच्चा चित्र को देख करके उसके नीचे शब्द को पढ़ लेता है। यही देखो और कहो शिक्षण की विधि है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिएगा प्रश्न देखिएगा आप लोग। पठन से क्या आशय है? पठन की परिभाषा व पठन से बनने वाले बिंबों को स्पष्ट कीजिए। तो देखिएगा आपको सबसे पहले पठन का अर्थ होना चाहिए याद। पठन का मतलब है भाषाई कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। ये उक्त चारों को में पढ़ना सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें बालक लिखित या मुद्रित सामग्री को पढ़ता है, जोर जोर से बोलकर मन में पढ़कर उसका भाव ग्रहण करता है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे पठन की स्पष्ट परिभाषा क्या है, तो किसी लिखित या मुद्रित पाठ्य वस्तु या भाषाई चित्र को देख करके उसके भाव या आशय को समझना या अर्थ ग्रहण करना क्या कहलाता है? पठन कहलाता है। पठन शिक्षण के लिए अब बात करें तो पठन के शिक्षण के बारे में आपको इस प्रश्न को याद करके जाना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत मस्त।
पठन और वाचन में क्या अंतर है साथियों? पठन और वाचन में क्या अंतर है? ये प्रश्न भी अच्छा है, तो चलिए तुलनात्मक रूप से पढ़ लेते हैं। पठन और वाचन में क्या अंतर है आगे बताऊंगा इस प्रश्न को मैं, ठीक है। वाचन के तत्व कौन कौन से हैं? ये प्रश्न नंबर 3 मोस्ट क्वेश्चन है। वाचन के तत्व: ध्वनि के प्रतीक वर्णों को देखकर पहचानना, वर्णों के प्रयोग से शब्दों का निर्माण करना, शब्दों को उचित सोपान में बांटकर उचित गति से उच्चारित करना, वाक्य को सार्थक इकाइयों में बांटकर पढ़ना और संदर्भ के अनुसार शब्दों का भाव ग्रहण करना, लेखक के विचारों को समझकर पूर्व अर्जित ज्ञान से पठ, ये सभी आपको याद करना। चलिए अगला प्रश्न है आपका, वाक्य विधि से पठन कैसे होता है? ठीक है, वाक्य विधि से पठन कैसे होता है, मोस्ट क्वेश्चन है। आप लोग सब पढ़ के जाएंगे इसको। कैसे होगा याद रखना है, पॉइंट में आपको बता रहा हूँ। 2 विधियाँ अपनाई जाती हैं, एक तो ध्वनि साम्य विधि, दूसरी देखो और कहो विधि, है ना। ये शब्द पठन के लिए है। और वाक्य पठन की अगर हम बात करते हैं तो वाक्य पठन के लिए ये आपको पूरा याद करके जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न है कि बच्चों में पढ़ने की प्रवृत्ति को विकसित करने के लिए कौन से तरीके कारगर हो सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, मोस्ट प्रश्न है, याद करके जाएंगे। उत्तर आप सभी के सामने मैंने दिखा रखे हैं। अगला प्रश्न है कि पठन कौशल विकास के लिए विद्यार्थी शिक्षक को किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है? तो प्रश्न 2019 में आ चुका है, तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग पढ़ के जरूर जाएंगे जो प्रीवियस एग्जामों में पूछे जा चुके हैं 3-4 साल पहले। ओके, अगला प्रश्न है चलिए पठन की क्रिया के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो दृष्टि पटल का विस्तार, पहला कौन सा है पॉइंट? दृष्टि पटल का विस्तार। अगला पॉइंट है कि शब्द बिंब से अर्थ ग्रहण करने की अनुमूलक योग्यता। अगला पॉइंट है तीव्र गति। नेक्स्ट पॉइंट है कि अर्थ ग्रहण की विविध योग्यताओं पर अधिकार। अगला पॉइंट है कि तत्काल निर्णय और निष्कर्ष की क्षमता। ठीक है ना, इस तरीके से आपको पढ़ना है। ये साहित्य का महत्व क्या है भैया? भाषा विकास करने के लिए साहित्य का क्या महत्व है? प्रश्न को रट के जाना है। ओके, अब टाइम बहुत ओवर हो चुका है, आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है, इसलिए आप सभी साथी इन प्रश्नों को मैं टच कर रहा हूँ, उन प्रश्नों को आप लोग देखते ज़रूर जाइएगा। मैं प्रश्न बता रहा हूँ, पठन के विभिन्न स्तरों की विवेचना कीजिए। एक प्रश्न तो ये लगाइए निबंधात्मक में। ओके, पठन के विभिन्न स्तर। अगला पॉइंट है हमारा पढ़ने और सीखने की विभिन्न उपागमों की विवेचना कीजिए। और एक प्रश्न आपका और है, मैं आपको बता रहा हूं आगे। चलिए बता देता हूं, एक प्रश्न और है, मुझे ध्यान है उसका। हाँ जी, पठन पर समझने की विकास क्षमता का विकास करने के लिए विद्यार्थी शिक्षक यानी छात्राध्यापक क्या करेगा? तो ये प्रश्न 2019 में आया हुआ है और आप इसको रट के जाएंगे। ठीक है ना, ये 3 प्रश्न आपको मैंने निबंधात्मक बताए, बाकी का आपको पढ़ा दिया है पूरा। और मिलते हैं आप यूनिट नंबर अगली होगी हमारी सेकंड पार्ट में, यूनिट नंबर 5 और 6। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना। ठीक है ना।